श्री राहुल शिवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करता हूँ। 50 साल पहले वजूद में आए वन्य जीवन संरक्षण कानून 1972 में अब तक कई बार संशोधन हुए। यह 8वां संशोधन इस कानून में प्रस्तावित है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora CITES का एक पक्षकार होने के नाते इसके बेहतर क्रियान्वयन करने का सरकार का उद्देश्य है। यह विधेयक वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है। एक सराहनीय बात है। उल्लेखनीय है कि 1972 के मूल कानून में जहाँ सामान्य अपराध उल्लंघन के लिए जहाँ जुर्माने को रकम 25,000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। विशेष रूप से संरक्षित वन्य जीवों के खिलाफ हुए अपराध या उल्लंघन के लिए पहले जहाँ जुर्माने की रकम 10,000 रुपये थी, उसे अब 25,000 तक कर दिया गया है। संकटग्रस्त प्रजातियों का अवैध व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर हो रहा है। इस तकनीकी के ज़माने में इंटरनेट ऐसे व्यापार को आसान बना रहा है। इन नए माध्यमों के इस्तेमाल मसलन इंटरनेट को साइबर अपराधियों की श्रेणी में रखते हुए इस अधिनियम में प्रावधान करना चाहिए। साइबर क्राइम को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की 2019-2020 की रिपोर्ट में भी इस बढ़ते अवैध कारोबार पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट में भी बतलाया गया है कि भारत में ये सब तेज़ी से बढ़ रहा है और उसे कंट्रोल करना चाहिए। अध्यक्ष जी, दूसरा उद्देश्य इस कानून के तहत संरक्षित वन्य जीवों, पक्षियों और पदपों के लिए निर्धारित अनुसूचियों को सरल बनाने का है। इसलिए इस संशोधन का मुख्य जोर इन अनुसूचियों को बदलने पर है। मूल कानून में और 2013 में हुए संशोधन में अब तक अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 1 में दी गई प्रजातियों और अनुसूचित 1, 2, 3 और 4 में शामिल प्रजातियों के लिए संरक्षण और उनके हनन के लिए अलग अलग दंड विधान मौजूद थे, जिन्हें अब केवल 2 अनुसूचियों में तब्दील किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष जी, अनुसूचियों में प्रस्तावित बदलाव को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है। अध्यक्ष जी, हाथी रिजर्व या हाथी कॉरिडोर्स को ठीक वही कानूनी पवित्रता या श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है जैसे टाइगर रिजर्व को है। हाथी के पर्यावसों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं गया है। हाथी मानव द्वंद भी उन्हीं इलाकों में बढ़ रहा है जहां उनके नैसर्गिक रास्तों में खदानें खोद दी गई है या उनके नैसर्गिक पर्यावस के साथ गंभीर छेड़छाड़ हुई है। अध्यक्ष महोदय, हाथी रिजर्व या हाथी कॉरिडोर्स को ठीक वही कानून पवित्रता को श्रेष्ठता देने की जरूरत है जैसे टाइगर रिजर्व को है। इसके लिए सरकार को इस संशोधन में प्रावधान करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, वन्य जीवन संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों को बीच हमेशा गहरा तनाव रहा है। वनाधिकार मान्यता कानून 2006 को चुनौती देने वालों में वन्य जीव संरक्षणवादी समूह ने अहम भूमिका निभाई थी। वो आज भी वनाधिकार के तहत मान्य किया जा रहा है अधिकारों को वन्य जीवों और जंगल के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। इस संशोधन में वनाधिकार मान्यता कानून 2006 की अहमियत को स्वीकार करते हुए अभयारण्य क्षेत्रों में केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार प्रबंधन योजना बनाते समय वन अधिकार मान्यता कानून का सम्मान करते हुए संबंधित ग्राम सभा से परामर्श लिया जाना अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि यह प्रावधान 2013 में हुए संशोधन में भी शामिल था, लेकिन इसका असर दिखलाई नहीं दिया। इस प्रावधान का स्वागत किया जाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 4 राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य की सीमा में निवासरत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत समुदायों के अधिकारों को मान्यता देते हुए धारा 4(2) जी इसके तथ्य को स्थापित करता है कि मानव समुदायों व पर्यावरण के बीच सह अस्तित्व जैसे युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों के पुनर्वासन व पुनर्स्थापना के लिए प्रावधान किए गए। धारा 4(3) में भी गए प्रावधान में भी यह भी स्पष्ट किया गया कि ये अधिकार केवल इस शर्त पर दिए जाएंगे कि ऐसी जनजाति या जनजाति समुदायों या अन्य परंपरागत वन्य निवासियों ने 13 दिसंबर 2005 से पूर्व
वन भूमि अधियोग में ली है। यह इस कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इस गलतफहमी को भी दूर करता है कि जिसके तहत यह प्रचारित किया जाता है कि गैर जनजाति लेकिन परंपरागत समुदाय को 3 पीढ़ी या 75 ईयर्स से वन भूमि पर काबिज होने का प्रमाण देना होगा। अध्यक्ष महोदय, ये एक स्वागत योग्य कदम है। अध्यक्ष महोदय, इस स्वागत योग्य और सहनीय पहल के साथ साथ इस संशोधित अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के लिए औपनिवेशक कानून 1984 को भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 को भी बदला गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक साथ वन अधिकार मान्यता कानून 2006 और भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 को अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क क्षेत्रों में लागू किया जाता है, तब सही मायने में यह परंपरागत रूप में जंगलों में निवासित आदिवासी व अन्य परंपरागत समुदाय के हित में होगा। इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। अब तक इन क्षेत्रों में से बसे समुदाय को केवल पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का पात्र ही माना गया है और इसके लिए भी उन्हें एक मुश्त नकद पैकेज के रूप में दिया जा रहा था। उन्हें उचित प्रतिकर से वंचित रखा गया था, लेकिन इस कानून को वन्य जीवन संरक्षण कानून में स्थान दिए जाने के बाद इन समुदाय को भी अब इस दायरे में लाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, नकद पैकेज की व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए और 2013 में पारित हुए कानून के मुताबिक उचित प्रतिकर का आंकलन करके स्पष्ट व्यवस्था व दिशा निर्देश बनाया जाने चाहिए। कानून के तहत गठित राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड के तर्ज और राज्य वन्य जीवन बोर्ड की संरचना में आमूलाचल बदलाव इस अधिनियम के मसौदे में सुझाए गए। अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, इसमें इस बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन आज संशोधन के जरिए अब मुख्यमंत्री को इस भूमिका से बाहर कर दिया गया। अब इस व्यवस्था में वन मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया दिया गया है और इसके साथ ही सदस्यों की संख्या 10 सदस्यों के तक सीमित कर दी है। मैं माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के वन मंत्री का जो स्वागत करता हूं, लेकिन जो सदस्य संख्या 10 है वो संख्या कम न करते हुए ज़्यादा उस संख्या उसमें करनी चाहिए और बोर्ड की जल्दी सब बैठक जल्द होनी चाहिए और बोर्ड का जो रिस्पांस है और इसके बारे में डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और इस महत्वपूर्ण विधेयक का मैं फिर एक बार समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।